नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। शहंशाह जी, शहंशाह नहीं कहिए, अमित शाह कहिए। बीजेपी के वो चाणक्य जिनकी चातुर चालों ने न केवल पार्टी को उत्तर प्रदेश में नई जिंदगी दे दी, बल्कि ऐसी शानदार कामयाबी दिला दी जिसकी आंधी में तमाम पार्टियों के शामियाने न सिर्फ उखड़ गए, बल्कि जो भी राजनीतिक प्रयोग होते थे वो सब कुछ धराशायी हो गए। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल नई जिम्मेदारी का है। तो अमित शाह शहंशाह बनने जा रहे हैं, और सूत्रों की नहीं बल्कि अब तो खुले तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह की ताजपोशी हो जाएगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। 26 मई 2014 की शाम भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ऐतिहासिक क्षण था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही थी। बीजेपी के चंद्रगुप्त का राज्यरोहण हो रहा था और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन तक पहुंचाने वाले चाणक्य ये मंजर देखने वालों की भीड़ में बड़ी खामोशी से मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को दिल्ली के तख्त तक पहुंचाने में जिस लहर का हाथ था, उसे सुनामी बनाने के पीछे एक बाजीगर था जिसका नाम है अमित शाह। ये अमित शाह ही थे जिन्होंने हलचल को लहर में तब्दील किया और लहर को सुनामी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब तक यूपी में मोदी की लहर थी, भाजपा की लहर थी। ये लहर मोदी जी के नामांकन करने के साथ ही सुनामी में परिवर्तित हुई है और इस लहर के कारण सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का सफाया उत्तर प्रदेश में निश्चित है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन अब बारी अमित शाह को उनके करिश्मे के बदले पुरस्कार देने की है। तैयारी हो चुकी है, बातचीत पूरी हो गई है, सहमति भी हो गई है, करार भी हो गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अमित शाह बन सकते हैं बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चूंकि सरकार में गृह मंत्री हैं, लिहाजा उन्हें पार्टी की अध्यक्षता छोड़नी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बड़ी दावेदारी छूटी है अमित शाह के नाम। अमित शाह मोदी के सिपह सलार माने जाते हैं और मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया था। ऐसे में प्रधानमंत्री पद मोदी के पास और पार्टी अध्यक्ष का पद अमित शाह के पास, यानी पार्टी और सरकार दोनों की चाबी अब नरेंद्र मोदी के हाथ में ही रहेगी। अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नरेंद्र मोदी एक तीर से दो तो निशाने साध रहे हैं। सत्ता पर तो उनका पहले से कब्जा है। अगर अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने तो संगठन भी एक तरह से नरेंद्र मोदी के ही हाथ में होगा, यानी मोदी की एक जेब में सरकार तो दूसरी जेब में संगठन होगा। नरेंद्र मोदी के मन से जो चाणक्य नीति जो उनके मन में जो डेवलप होती है, उसको आगे ले जाने का काम अमित शाह करते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का जो लेवल है वो मोदी जी से मैच करता है। बीजेपी में अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर कई बार मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक पिछले बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बातचीत हुई। इस बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली शामिल थे। इसी बैठक में करीब करीब तय हो गया था कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अमित शाह को ही सौंपी जाएगी। वैसे भी अमित शाह के मुरीदों की बीजेपी में कोई कमी नहीं है, फिर किसकी मजाल कि वो अमित शाह के खिलाफ जाए। सूत्रों की माने तो अमित शाह को बीजेपी का शहंशाह बनाने का ऐलान पिछले 24 जून को ही हो जाता, लेकिन उस दिन राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, लिहाजा ऐलान टल गया। अब ऐलान में कोई बाधा नहीं है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने बेशक उत्तर प्रदेश फतह किया, पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंचाया, लेकिन अमित शाह सबके पसंदीदा नहीं है। जब अध्यक्ष पद की बात चली तो बीजेपी से 3 नाम भी सामने आए थे और तीसरे नंबर पर अमित शाह थे। लेकिन सवाल है, आखिर वो कौन सी वजह थी कि तीसरे नंबर का शख्स पहले नंबर पर आ गया और बाकी 2 दावेदार पीछे रह गए। देखो देखो कौन आया। 26 मई की शाम जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, उसी वक्त ये तय हो गया था कि सत्ता का निजाम तो बदल गया, अब बीजेपी संगठन का निजाम भी बदलेगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दावेदार तो कई थे, किसी की अपनी छवि थी तो किसी का आभा मंडल। आखिरकार 3 चेहरों पर आकर निगाहें टिक गईं। बीजेपी महासचिव जगत प्रसाद नड्डा, बीजेपी के गुजरात प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह।
अध्यक्ष पद के लिए जब ये 3 नाम सामने आए तो अमित शाह की दावेदारी सबसे कम मानी जा रही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज नहीं चाहते थे कि अमित शाह पार्टी अध्यक्ष बने। जेपी नड्डा आरएसएस की पसंद थे, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी। ओम माथुर का नाम ऐसा था जिनके नाम पर आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों को ऐतराज नहीं था। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो अमित शाह ने बाकी दोनों दावेदारों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी अमित शाह की नरेंद्र मोदी से नजदीकी, जिसके चलते मोदी ने अमित शाह की तारीफ करने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी 30 રાજ્યોમાં જે ભેગું કર્યું એના કરતા ડબલ અમિતભાઈ એકલા ઉત્તર પ્રદેશમાં કર્યું। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह के नाम के ऐलान की बस औपचारिकताएं ही बाकी हैं। अमित शाह को कमान देने के पीछे मोदी और पार्टी के कई खास मकसद भी हैं। आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भी फिर से विधानसभा चुनाव के आसार बन रहे हैं। अमित शाह से पार्टी को उम्मीद है कि वो इन राज्यों में वही करिश्मा दिखा सकते हैं जो उन्होंने यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में दिखाया था। अगर अमित शाह का जादू चला तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बन सकती है। यही बीजेपी का हाल फिलहाल का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अमित शाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी संदेश देना चाहती है कि उसके लिए संगठन सबसे अहम है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। इसके चलते सरकार और संगठन में टकराव के आसार भी नहीं बनेंगे। अमित शाह बीजेपी के करिश्माई नेता हैं। उनके नाम पर कई विवाद भी हैं, लेकिन उनके चुनाव मैनेजमेंट का लोहा सभी मानते हैं। वैसे भी बीजेपी को जिस तरह के ऑलराउंडर अध्यक्ष की जरूरत है, अमित शाह उन मानदंडों पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। अमित शाह को जब यूपी बीजेपी का प्रभार सौंपा गया तो उस वक्त पार्टी वेंटिलेटर पर थी। 2007 और 2012 याद कीजिए, विधानसभा चुनाव में करारी मात मिली। 2009 भी याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट गई। लेकिन अमित शाह के आते ही पार्टी में एक नए तरीके की इंजीनियरिंग शुरू हुई। संगठन को ताकत मिली, मोदी के नाम की हलचल को लहर बनाया, फिर उसे सुनामी में तब्दील कर दिया। और यह सब कुछ ऐसा था जिसका कोई ना कोई इनाम तो बनता ही था, तो फिर शहंशाह क्यों नहीं। जो कभी नहीं हुआ था वो हो गया। करिश्मा कहें, जादू कहें या फिर बाजीगरी। उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, पूरा प्रशासन जिसकी मुट्ठी में था, 2014 के लोकसभा चुनावों में वो समाजवादी पार्टी परिवार पार्टी बनकर सिर्फ 4 सांसदों तक सिमट गए। सुनामी में मुलायम सिंह यादव बड़ी मुश्किल से अपना कुनबा बचा पाए। बीएसपी के बारे में चुनावी विशेषज्ञ तब कह रहे थे कि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें उसी के खाते में जाएंगी, लेकिन बीएसपी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। मायावती का हाथी एक कदम भी नहीं चल पाया। कांग्रेस की तो बस लाज ही बच पाई। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपनी सीटें बचा पाए। वो बीजेपी जो 2009 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई थी, वो 71 सीटों पर पहुंच गई। 2 सीटें उसके सहयोगी पार्टी अपना दल को मिली, यानी बीजेपी और सहयोगी को 80 में से 73 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस शानदार कामयाबी के पीछे नरेंद्र मोदी की लहर तो थी ही, लेकिन इस कामयाबी के मास्टरमाइंड थे अमित शाह। ये अमित शाह ही थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की तलाश करती बीजेपी को न सिर्फ एक नई जिंदगी दे दी, बल्कि दूसरी पार्टियों के वर्चस्व को रौंद डाला। ये वो काम था, ये वो बाजीगरी थी जिसका बाकायदा इनाम बनता था। सूत्रों के मुताबिक अब ये इनाम अमित शाह को मिलने वाला है, उन्हें बाकायदा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डंका बजा तो पार्टी के भीतर अमित शाह की तूती बोलने लगी। ऐसे में जब राजनाथ सिंह के उत्तराधिकारी चुनने की बात आई तो अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आया। संघ उन पर सहमति की मुहर लगा चुका है और अब संसदीय बोर्ड की औपचारिक मुहर लगना बाकी है। पिछले लोकसभा चुनावों में अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और यूपी में उनका करिश्मा लोगों के सर चढ़कर बोला। उनकी हर चाल बिल्कुल सटीक पड़ी।
दुनिया ने अमित शाह की बाजीगरी का नतीजा तो चुनावों के बाद देखा, लेकिन नरेंद्र मोदी को तो इसका अंदाजा बहुत पहले से था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो अटकलें तेज थीं कि अमित शाह को प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी रख सकते हैं, बाकायदा मंत्री बनाकर। लेकिन अमित शाह की निगाहें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर लगी थी। उन्होंने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि वो संगठन के लिए राज्यों में ही काम करना चाहते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। मेरा जहां तक सवाल है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का महासचिव हूं। मैं अभी संगठन का काम देख रहा हूं, चुनावी व्यवस्थापन का काम देख रहा हूं, और चुनाव के बाद जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां के संगठन की काम देखने की मेरी इच्छा है। बात भी सही है, अमित शाह संगठन में अपना हुनर दिखा चुके हैं। आरएसएस, बीजेपी और खुद मोदी को भी पता है कि अब संगठन मजबूत रखना कितना जरूरी है। ऐसे में मजबूत और कुशल रणनीति वाले अध्यक्ष के तौर पर सबसे बड़ी दावेदारी अमित शाह की ही बनती है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी गजब है। दोनों एक दूसरे की बातें बाखूबी समझते हैं और इस जुगलबंदी ने गुजरात में बीजेपी की जीत की हैट्रिक बनवाई थी। लोकसभा चुनाव में भी जुगलबंदी का जरा ये खेल देखिए। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में विकास के मुद्दे से भटकते नहीं थे, लेकिन मोदी लहर को वोट में तब्दील करने के लिए अमित शाह साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, लेकिन ये अच्छे दिन लाने के लिए जिन लोगों ने पसीना बहाया, दिमाग चलाया, शातिर चालें चली, उनमें सबसे ऊपर अमित शाह का ही नाम है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का रिश्ता बड़ा पुराना है, जुगलबंदी बड़ी पुरानी है। नरेंद्र मोदी की सियासी सोच को अमली जामा पहनाने का हुनर अमित शाह ही जानते हैं। फॉर्मूला पुराना है, आजमाया हुआ है। अमित शाह ने गुजरात चुनाव में मोदी के लिए हमेशा चाणक्य की भूमिका निभाई। 2012 में गुजरात में हैट्रिक जीत दर्ज करने के बाद तय था कि मोदी अब दिल्ली का रुख करेंगे। मोदी जानते थे कि इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश की तरफ से जाएगा, लिहाजा अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को चुनावों से साल भर पहले 19 मई 2013 को अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनवा दिया। जब अमित शाह का अपॉइंटमेंट हुआ यूपी के इंचार्ज के हैसियत से, तो उन्होंने पहले उसका पूरा मुआयना किया और उन्होंने कहा कि जो मेन आइडियोलॉजी है उसको तो पार्टी छोड़ नहीं सकती, उसको छोड़ेगी तो उसको नुकसान होगा। अमित शाह ने अयोध्या में जाकर रामलला के आगे मत्था टेका और तय कर दिया कि पार्टी अपने पुराने एजेंडे और तेवर में लौटेगी। अनोखी जुगलबंदी थी ये। नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव अपनी रैली में विकास की दुहाई देते रहे, जबकि दूसरी तरफ अमित शाह वोटों के ध्रुवीकरण के अपने मिशन को अमली जामा पहनाते रहे। कभी मुजफ्फरनगर के दंगों के आरोपियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करके, तो कभी भरे मंच से बदला लेने की बात कहकर। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह ने अपनी हर चाल सही वक्त पर चली। बदला लेने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने फटकारा, लेकिन जब पूर्वांचल में चुनाव होने को आए तो अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बताकर एक बार फिर बवंडर मचा दिया। जिसने वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। ये अमित शाह की ही बाजीगरी थी कि जब वाराणसी में नरेंद्र मोदी को रैली की इजाजत नहीं मिली तो अमित शाह ने जबरदस्ती रोड शो करवा दिया। रैली से ज्यादा फायदा मोदी को इस रोड शो से हुआ। पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह यूपी की राजनीति गरमाते रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की रैलियों में बेतहाशा भीड़ का इंतजाम करते रहे, तो दूसरी तरफ मोदी की लहर बनाए रखने के लिए शातिर चालें चलते रहे। आज तक ब्यूरो। दरअसल अमित शाह आरएसएस की पाठशाला के छात्र रहे हैं। उन्हें मालूम है कहां निगाहें रखनी है और कहां निशाना लगाना है। बीजेपी उनके मैनेजमेंट की कायल है। अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज भी उनका मैनेजमेंट देख चुके हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं कि अमित शाह को जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तब अदालत ने ही उन्हें गुजरात से तड़ीपार तक किया था। मोदी के चुनावी मिशन के चाणक्य अमित शाह ने यह साबित कर दिया कि वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ
एक सधे हुए रणनीतिकार हैं। इसका सबूत अमित शाह ने 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालकर दे दिया था। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की प्रबंधन क्षमता को परखा था। मोदी ने हरिन पाठक, हरेन पांड्या, बिमल शाह जैसे नेताओं को दरकिनार कर अमित शाह को 1997 के विधानसभा उपचुनाव में टिकट दिलवाया। मोदी के भरोसे पर खरा उतरते हुए सरखेज से अमित शाह ने बड़ी जीत भी दर्ज की। यही वो दौर था जब नरेंद्र मोदी गुजरात में केशुभाई पटेल से वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ रहे थे। इस लड़ाई में मोदी के साथ बराबर खड़े रहे अमित शाह। इसके बाद मोदी को अमित शाह पर इतना भरोसा हो गया कि जब मोदी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अमित शाह को गुजरात का गृह मंत्री बना दिया। फिर मिनिस्टर बने। वो मिनिस्टर के बाद में भी उनको मेरे ख्याल से जो पुलिस का चार्ज नरेंद्र भाई ने दिया था वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चार्ज ही था, पूरी फ्रीडम थी उनको। नरेंद्र मोदी ने इस बीच अमित शाह को एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच अमित शाह की सबसे बड़ी उपलब्धि रही गुजरात में कोऑपरेटिव सेक्टर को बीजेपी के कंट्रोल में लाना। गुजरात कोऑपरेटिव के बाद अमित शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के फर्जी होने के आरोप लगे तो छींटे अमित शाह के दामन पर भी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से उन्हें तड़ीपार किया और कोऑपरेटिव मिशन की जगह यूपी मिशन पर पहुंच गए अमित शाह। दरअसल एक सवाल यह उठा था कि एक ही प्रदेश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं। तब संघ के भीतर से आवाज आई कि देखिए, मोहन भागवत और भैयाजी जोशी दोनों महाराष्ट्र के ही तो हैं। और उसके बाद हरी झंडी दे दी गई। तो शहंशाह का ये खेल यहीं तक आप देखते रहिए आज तक।